नहीं आता है। बस में आ रहा है, इसलिए हम लोग नाभिकीय आवेश के आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसको अगर हम समझेंगे तो आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, उसमें सिंपली ये रूल लिख देता है ना कि अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, हाँ, तो जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन है उनका कोवैलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, और जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन से कम है उनका कोवैलेंट करेक्टर कम होगा, ये बात बोला जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। SnCl2 और SnCl4 हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो SnCl2 और SnCl4 में क्या होगा, किसका होगा? बहुत इजी है ये तो। यहाँ पर क्या चार्ज है? +2 चार्ज है, और यहाँ पर क्या चार्ज है? +4, तो इसका कोवैलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। ये भी वैसा ही है, +3 दिया हुआ है, +2, तो कोवैलेंट करेक्टर इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ध्यान रखना है। दिक्कत है? चलिए आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। 3 सेंटर्ड को 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, नहीं, हाँ बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? हैं? क्या चीज का? नहीं, ऐसा हम कभी नहीं बोले हैं। हम बोले हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है तो वैसे कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड में ही ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। जैसे तेल, तेल में ही घुलता है, तेल नॉन पोलर है। थोड़ा सा एग्जांपल लो, जैसे हम पेट्रोल का फॉर्मूला लिखते हैं, पेट्रोल का फॉर्मूला तुम क्या लिखते हो? हेप्टेन C7H16, ये तुम्हारा पेट्रोल है। नहीं, ये तुम्हारा क्या है? पेट्रोल। ये बताओ कि पेट्रोल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसमें क्या है? कार्बन हाइड्रोजन है। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन है तो हमको ये बताओ, एक मिनट थोड़ा इसको साउंड का बंद करने दो। चलो ये बताओ कि जो पेट्रोल है वो कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है? नहीं, इसमें तुम 7 कार्बन लिखते हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और बाकी तुम हाइड्रोजन से बैठाते हो, यही तुम्हारा बैठता है। इस सब जो डैश हम लिख रहे हैं उस पर क्या है? हाइड्रोजन लिख दिया गया। यहाँ देखो, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, तो कार्बन और कार्बन के बीच है, तो अगर तुम इनके बीच का, इन दोनों एटम के बीच का अगर तुम डाइपोल मोमेंट निकालोगे, म्यू का मान निकालोगे, नहीं तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? Q गुना D। नहीं, अब चलो, Q का मतलब होता है दोनों परमाणुओं के विद्युतनात्मकता का अंतर, तो इसका भी विद्युतनात्मकता का वैल्यू 2, मान लो 2.01 या 2.05 क्या समझता है, तो इसको तुम 2 मान लिया, इसको भी तुम क्या मान लिए? 2 मान लिए, तो Q का वैल्यू क्या आएगा? 0, क्योंकि 2 - 2 तुम करोगे, नहीं तो 0 गुना D क्या आएगा? 0 आ गया। ध्यान रखना है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, ये सब मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन पोलर। चलो कार्बन हाइड्रोजन में चेक करो, कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसका और इसका विद्युतनात्मकता भी लगभग समान होता है। नहीं, तो इसके केस में, जब इन दोनों केस में तुम सोचो कि हम इनके केस में म्यू का वैल्यू निकालें, तो भी वैल्यू तुम क्या आएगा? 0। तो हम लोग सीधे सीधे ये बोलते हैं, सीधे सीधे क्या बोलते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ जो कंपाउंड होता है वो नॉन पोलर होता है। नहीं, हम सिंपली यहाँ पे बोल दिए कि ये मॉलिक्यूल हम लोग क्या है? नॉन पोलर। हम लोग सिंपली बोल दिए कि ये मॉलिक्यूल हम लोग क्या हो गया? नॉन पोलर। ठीक है, दिक्कत है इसमें? तो अगर कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड हमारा नॉन पोलर है, ठीक है, तो अगर पेट्रोल नॉन पोलर है और अगर हम के वैल्यू लेते हैं, मान लो C10 10 दूना 20 और 2 22, मान लो के वैल्यू, नहीं तो ये इसमें मिक्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग क्या है? नॉन पोलर। ये भी हम लोग क्या है? नॉन पोलर, और ये भी क्या है? नॉन पोलर। तो समान समान को घुलाता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक कॉन्सेप्ट ही आता है, ध्यान रखना है। नहीं तो आप वायल में वायल को ही मिला सकते हो, आप वाटर ले लो H2O, चलो ले लिए। नहीं, H2O को तुम ध्यान से देखो तो O, यहां पर तुम्हारा H, यहां पर तुम्हारा H है कि नहीं है? है। तो ये बताओ कि H2O तुम लिख दिए, तो यहां पर तुम देख रहे हो कि इस पर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसका याद है हम लोग वेक्टर भी किए थे, लेस टू मोर, लेस टू मोर खींचा गया था। नहीं, तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा? 0 नहीं आएगा। तो H2O पोलर है कि नॉन पोलर? ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है। नहीं, तो अब बताओ ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो क्या इस पोलर को हम इससे पेट्रोल में घुला सकते हैं क्या? नहीं, आप पेट्रोल ले लो, आप पेट्रोल में पानी को डाल दो, क्या दोनों मिक्स कर जाएगा? नहीं मिक्स करेगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था ना कि जो जितना ही ज्यादा कोवैलेंट होता है वो उतने ही ज्यादा कोवैलेंट कंपाउंड में मिक्स करता है। नहीं, और अगर कोई हम आयनिक कंपाउंड ले ली, जैसे नमक ले लें, नहीं, आप एक बर्तन में पानी ले लो और एक बर्तन में तेल ले लो, एक बर्तन में पानी और एक बर्तन में तेल,
नमक ले लो, नमक क्या है, NaCl। NaCl कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड 100% पोलर होते हैं, नहीं उनमें पोलरिटी बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखना है। तो अगर वो पोलर हैं तो तुम नमक को लेकर पानी में भी डालो, उतना ही नमक पानी में तेल में भी डाल दो, नहीं, और दोनों को मिक्स करो। तो तुमको क्या लगता है कि जो नमक होगा वो पानी में आसानी से मिक्स कर जाएगा कि तेल में मिक्स कर जाएगा? पानी में आसानी से मिक्स करेगा, तेल में नहीं मिक्स करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें दिक्कत है आपको? तो यहां से आप ये बात समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो वही बात आपको हम बता रहे थे। जैसे आप पूछे कि सर सॉल्युबिलिटी नहीं समझ में आ रहा, तो हम पिछले क्लास में सिर्फ यही कहे थे कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होंगे वो जनरली कोवैलेंट कंपाउंड में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है? और जो लोग जिनमें जितना ही कोवैलेंट गुण कम होगा, नहीं, वो उतना ही ज्यादा कम कोवैलेंट गुण वाले में सॉल्युबल होंगे। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, तो हम लोग को ये ध्यान रखना होगा, जैसे तेल तेल में मिक्स करता है, पानी पानी में मिक्स करता है, नहीं, पानी और तेल को हम लोग मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, नहीं, पोलर में पोलर घुलेगा और नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलेगा। तो हम लोग पोलर भी जानते हैं, नॉन पोलर भी निकालना जानते हैं, कोई टेंशन है नहीं, दिक्कत है? चलिए अब अगले पॉइंट पर थोड़ा आ जाइए। देखिए, हम लोगों को यहां से एक टॉपिक आता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, नहीं, थोड़ा सा उसको समझ ले हम लोग। ये डाइपोल मोमेंट्स से जुड़ा हुआ रहता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, थोड़ा उसको समझ ले। तो 5 मिनट में आप लोग रुकिएगा, एक आदमी आए हुए हैं, खाली बोल के चले जाते हैं उनसे। हम लोगों को परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर निकालना होता है, नहीं, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए सिंपल सा हम लोग का फॉर्मूला होता है। देखो, फॉर्मूला हम लोग देखें अगर, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जॉर्ब्ड बट्टा म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाई 100। म्यू ऑब्जॉर्ब बटा म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। म्यू ऑब्जॉर्ब, ये जो हम लोग लिखते हैं म्यू ऑब्जॉर्ब, ये हम लोग क्या है, म्यू एक्सपेरिमेंटल, ये है आपका म्यू एक्सपेरिमेंटल। और इसका जो वैल्यू है म्यू एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ऑलवेज गिवन इन ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन जो है उसमें दिया रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है? बात हुआ म्यू थ्योरेटिकल का, म्यू ऑब्जॉर्ब की हम लोग बात किए। अब हम लोग का आता है इसमें म्यू थ्योरेटिकल, म्यू थ्योरेटिकल। तो इसका वैल्यू निकालना भी आप जानते हैं, नहीं, कैसे हम लोग निकालते हैं, क्यू गुना क्यू इंटू डी, इससे हम लोग निकालते हैं, ठीक है? अब इसमें क्यू और डी, तो ध्यान रखना हम लोग का जो डी का वैल्यू है ये भी ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ऑलवेज ये भी आपका क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है? आपको म्यू थ्योरेटिकल निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया क्यू गुना डी, जहां पर डी का भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, म्यू एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया रहता है। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, अब हमको क्यू दिया हुआ है, तो मान लो कि ए और बी के बीच में हम लोगों का बॉन्ड बना हुआ है, नहीं, अब हमको नहीं पता है कि ये जो कंपाउंड है वो कोवैलेंट कंपाउंड है कि आयनिक कंपाउंड है, हम लोग को नहीं पता है। तो नहीं पता है तो हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीटली आयनिक मान लेंगे। हम क्या मान लेंगे इसको, कि ये कंप्लीटली आयनिक है, 100% आयनिक है। नहीं, हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि माना कि यह यौगिक
100%, माना कि यह यौगिक क्या है, 100% आयनिक है, मान लिए। चलो अब अगर यौगिक हम लोग का 100% ये आयनिक है, नहीं तो आयनिक कंपाउंड को तुम तोड़ो, मान लो कि ये जो है हम लोग का मेटल है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड किसके बीच से बनता है, नहीं तो मान लो कि ये मेटल है, या तुम इसको मान लो कि ये जो है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्या है, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। और इस बी को तुम क्या मान लो, नॉन मेटल, इस बी को तुम क्या मान लो, नॉन मेटल, यानी कि इसको तुम क्या मान लो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इसको मान लो, यानी ज्यादा विद्युत मान लो। अब इस आयनिक कंपाउंड को तोड़ोगे तो तुमको पता है कि टूटेगा ए प्लस बी माइनस में, क्या टूटेगा, ए प्लस और बी माइनस में, ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो जब भी एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक पर एक कंप्लीट प्लस चार्ज और एक पर एक कंप्लीट माइनस, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो मान लो कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बी का है और एक ए का है, तो हम मान लें कि ये बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली इसके ऊपर चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, तो ए पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और बी पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, तो ए प्लस और बी माइनस हम लोग का आ गया। इतना में दिक्कत है, ठीक है। अब चलो दूसरे पॉइंट पर थोड़ा सा हम लोग आ जाए, या इसी को थोड़ा सा ऊपर किया जाए, देखा जाए। तो यहां से हम लोग को आ गया ए प्लस और बी माइनस, ठीक है। अब अगर ए प्लस और बी माइनस हम लोग को आ गया है, थोड़ा सोचो, ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस, तो इस पर हम लिख रहे हैं चार्ज, क्या लिख रहे हैं, चार्ज, तो इस पर चार्ज हो गया +1 और इस पर चार्ज हो गया -1, नहीं, यानी कि अगर हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग बोल सकते थे कि यहाँ पे +1 चार्ज है, तो +1 चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, बस डिफरेंस कहाँ होता है, आवेश का, चार्ज का, नहीं कि एक पर प्लस होता है और एक पर माइनस होता है। नहीं तो प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे भी फिर वही चार्ज, बस वैल्यूज सेम होते हैं, डिफरेंस कहाँ होता है, चार्ज का, प्लस और माइनस का, नहीं, और वो प्लस और माइनस हम लोग जानते हैं। चलो तो यहाँ पे चार्ज हम लोग का +E है, और यहाँ पर चार्ज क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है भाई, बोलो दिक्कत है। चलो पहला बात ये समझ गए, हम लोग क्या क्या समझ रहे हैं, समझो फिर से एक बार रिवाइज कराएं। हम लोग क्या क्या बोले आपको, अगर हम लोग को परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, म्यू ऑब्जॉर्ब्ड बटा म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। म्यू ऑब्जॉर्ब का वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, म्यू थ्योरेटिकल आपको निकालना होता है, तो म्यू थ्योरेटिकल का फॉर्मूला क्या हम लोग बताए, Q क्रॉस D, जिसमें D का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया रहता है। आ क्या गया, Q। अब Q का जो वैल्यू है वो हम लोग को देखना है, नहीं तो जो Q होता है वो हम लोग क्या है, चार्ज, नहीं या इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, तो हम बोले कोई भी आपका कंपाउंड दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, कंप्लीटली आयनिक मान लेना है, नहीं कंप्लीट आयनिक मानेंगे तो एक पर प्लस आएगा कंप्लीट और एक पर आएगा माइनस, मेरी बात समझ में आ रही है, एक पर आएगा प्लस और एक पर आएगा माइनस, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान रखना है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, हम लोग देखें अगर तो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का यूनिट जो है वो हम लोग क्या होता है, डिबाई, नहीं जिसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है कि जो 1 डिबाई होता है, 1 डिबाई ये बराबर होता है 10 का पावर -18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। ये बराबर होता है 10 का पावर -18 ESU सेंटीमीटर, ध्यान रखना है। यहां पर जो हम लिखे हुए हैं ESU सेंटीमीटर, तो ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ध्यान रखना है। और CEM का मतलब सेंटीमीटर, देखिए कितना आराम से सो रही है, देखा जाए ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, नहीं ऐसा ही सब सोता ही है सब, नहीं मेरा आवाज है कुछ उसी टाइप का है, नहीं जी 12th में सोता है सब, 11th में सो जाता है सब, नहीं एकदम आराम से पढ़ाते हैं, आवाज
नहीं ठीक ठाक है, ये है तो नहीं, क्या बात है, ठीक चल रहा है। तो ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और सीएम सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर कूलम में देखें तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ये होता है। और अगर इसी को हम लोग देखें तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर ईएसयू के फॉर्म में लिखें तो वो हम लोग कितना होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू ये होता है हम लोग का, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कूलम में कोई पूछता है तो ये बता सकते हैं। ठीक है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कोई ईएसयू में पूछता है तो हम ये बता सकते हैं। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो ये हम लोग दोनों लिख सकते हैं। चलो, तो यहां से हम लोग को ये समझ में आ गया, इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बनाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना है, इतना बात में किसको दिक्कत है? किसी को? आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बना के हम लोग देखते हैं। चलो इसको ऊपर ही किया जाए। चलिए, इस पे क्वेश्चन लिखा गया था, हाँ देखिए, तो इसी पे आधारित हम लोग एक क्वेश्चन लिखे हुए थे, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लें। देखा जाए क्वेश्चन क्या है कि HF मॉलिक्यूल है, फॉर HF मॉलिक्यूल हम यहां लिख रहे हैं, फॉर HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके लिए बॉन्ड डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस नहीं, यानी कि डी का मान दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 0.92 एंगस्ट्रॉम, 0.92 एंगस्ट्रॉम इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, एंड डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, वो भी म्यू एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू। वो कितना दिया हुआ है? तो 1.78 डिवाइड। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल है जिसको आप म्यू ऑब्जॉर्व कर रहे थे। तो देख लो, डी का वैल्यू दिया है और म्यू एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है परसेंटेज आयनिक एंड कोवैलेंट कैरेक्टर निकालो। ये बोल रहा है क्या निकालने के लिए? परसेंटेज आयनिक, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एंड परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या बोल रहा है? ज्ञात करें। यही हमारा क्वेश्चन है, नहीं कि भाई परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर ज्ञात करें। ठीक है, तो सिंपल सा है, हम लोग ध्यान देते हैं, देखा जाए। चलो, यहां से हम लोग ध्यान दें तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर हम लोग को निकालना है। इंफॉर्मेशन हम लोग के सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग निकालना शुरू करते हैं। क्या निकालना है हम लोग को? कलर थोड़ा चेंज किया जाए, देखा जाए। हम लोग क्या निकालना है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है? म्यू एक्सपेरिमेंटल बट्टा म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाई 100। चलो, म्यू एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू शायद दिया हुआ है 1.78 और डिवाई का मतलब हुआ 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर। बोलो, बट्टा म्यू थ्योरेटिकल का वैल्यू, नहीं तो म्यू थ्योरेटिकल का मतलब हो गया Q गुना D हमको करना है। नहीं तो Q देखते हैं, मॉलिक्यूल हमारा कौन सा है? HF, तो इधर ही करते हैं साइड में। हम लोग का देखा है तो मॉलिक्यूल हमारे पास है HF। कौन सा मॉलिक्यूल है? HF। अच्छा, तो HF का में कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड है ना, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे? H+ और F-, यानी एक इलेक्ट्रॉन का ही दोनों पे चार्ज है। नहीं तो हमारा यहाँ चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर लेंगे। चार्ज जो लेंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर लेंगे? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज लेंगे, या तो केटायन का चार्ज या तो एनायन का चार्ज, किसी एक का ही चार्ज लेंगे, ध्यान रखना है। तो दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको लेना है। अब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी आपको बताया गया क्या होता है? 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। बोलो, इतना में दिक्कत?
नहीं, अब हम इस वैल्यू को म्यू थ्योरेटिकल का फॉर्मूला हमारे पास है, इसका वैल्यू होता है Q गुना D, ये होता है। चलो अब यहां से हम लोग आ जाएं तो हम लोगों को देखा जाए तो हम लोग यहां से निकाल रहे हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर IC बराबर, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है 1.78 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -18 ESU सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई Q। Q का वैल्यू हम कितना रखेंगे 4.8 इंटू 10 पावर -10, तो यहाँ रखेंगे हम लोग 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 10 ESU रख दिए, मल्टीप्लाइड बाई क्या रखेंगे D। तो D का वैल्यू देखते क्वेश्चन में दिया गया होगा 0.92 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम का मतलब आप जानते हो, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर माइनस 10 मीटर। हम यहाँ लिख दें आपको साइड में, आपको पता है पहले से, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर माइनस 10 मीटर। और अगर इसकी को हम लोग चेंज करें कौन ची में, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। बोलो दिक्कत है? अब उसको रख दो यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू आया है 0.92, तो हम रखेंगे यहाँ पर 0.92 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -8 क्या रखेंगे सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा घसकाइए इसको, देखा जाए तो 10 का पावर -8 क्या रखेंगे सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में क्यों बदले, समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि ऊपर हमारा जो वैल्यू है वो भी सेंटीमीटर में है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए सेंटीमीटर में, सेम यूनिट होना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो देखो 10 का पावर -18 और ये 10 और ये 8 कट नहीं जाएगा। नहीं, तुम देख सकते हो कि ESU से ESU कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो यहां से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर हम लिखेंगे तो वैल्यू हम लोग का है 1.78, ऊपर कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.92। इसी को सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसका वैल्यू हम लोग सॉल्व किए थे जो कि आ रहा है हम लोग का लगभग 40.3। हाँ, मल्टीप्लाई बाई 100 छोड़िएगा मत, वो दोनों में जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 सब में लिखिएगा, क्या कि परसेंटेज निकाल रहे हैं ना आप, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100, ध्यान रखना है। तो इसी को सॉल्व हम लोग किए तो लगभग हम लोग का वैल्यू आया है सॉल्व करके 40.3%, ये आ गया। नहीं, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपको निकल गया कितना 40.3%। अब कोई बोलता कि भाई परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर निकालो, नहीं तो हम लोग क्या करते 100 में से घटा देते 100 माइनस 00 और यहाँ से 40.30 कर सकते हैं, यहाँ से 0, यहाँ से 7, यहाँ से कितना हम लोग का आ जाएगा 9 और यहाँ से हम लोग कितना हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, 59.70। नहीं, तो ये क्या निकल गया हम लोग को परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर। नहीं, तो अब देखो कि इसमें अगर तुम ध्यान दोगे केयर करोगे तो आयनिक कैरेक्टर 40.3% और कोवैलेंट कैरेक्टर 59.70%। तो बताओ जो HF तुम्हारा मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल में कोवैलेंट गुण ज्यादा है कि आयनिक गुण ज्यादा है? कोवैलेंट गुण ज्यादा है। तो HF को हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कहें कि आयनिक कंपाउंड कहें? कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। बिल्कुल आसान सी बात है, समझ जाते हो तुम लोग। मेरी बात समझ में आई? दिक्कत है? नहीं? हाँ बोलिए। नहीं सर, वैसे हम लोग नहीं करेंगे। जैसे कोई भी चीज ध्यान रखना है, हम लोग आप जो निकाल रहे हो वो डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला बता रहे हो, नहीं, और ये जो डाइपोल मोमेंट नहीं बता रहा है, ये कैरेक्टर बता रहा है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है और परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर कितना है, और उसके आधार पर वो म्यू का वैल्यू निकालने का आपको एक तरीका बताया। नहीं, तो वो वहां पे जो आप म्यू का तरीका निकाल रहे हैं वो कैरेक्टर निकालने के लिए कर रहे हैं। नहीं, और वहां पर जो आप जो फॉर्मूला बता रहे हैं कि सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस सर 4-2 कर दें, HF का बोल रहे हो, फ्लोरीन का हम लोग को पता है पहले से कि 4 होता है, हाइड्रोजन का सर 2 होता है, तो एक्चुअली वो क्या निकालने के लिए कर रहे हो, क्या कैरेक्टर निकालने के लिए?
वो आप डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हो, बस मेरे हो नहीं। तो एक ही चीज से अगर हमको अलग अलग वैल्यू निकालना है, अलग अलग चीज पता करना है, तो उसको अलग अलग से हम लोग को देखना पड़ेगा। तो जब भी आयनिक वेक्टर निकालना होगा तो जो रूल बताया गया उसी आधार पर निकालना पड़ेगा। और जब डाइपोल मोमेंट सिंपली कहे तो आप लगाइए क्यू गुना डी, नहीं और क्यू का वही वैल्यू लगाइए, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बैठिए। इतना में दिक्कत है किसी को? बना सकते हैं ना? तो इस तरह का हम लोग का क्वेश्चन आता है। एक पॉइंट और समझ लें, देखो तो देखा जाए तो इस तरह है तो बन जाएगा ना, इसमें दिक्कत है? चलिए दूसरा पॉइंट एक समझ लीजिए। कभी कभी हम लोगों को देखा जाए तो एक पूछता है कोवैलेंट कैरेक्टर और एक पूछता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कैरेक्टर। नहीं, क्वेश्चन कभी कभी आता है कोवैलेंट कैरेक्टर या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कैरेक्टर भी पूछता है, तो उसको भी थोड़ा समझ ले। देखो तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम लोग यहां से लेते हैं एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ हो, जैसे आपका NH4+ दिया हुआ है, ठीक है, अमोनियम आयन। ये आपका क्या है? ये है आपका अमोनियम आयन, ठीक है। अब अमोनियम आयन में आप देखोगे तो अमोनियम आयन कैसे बनता है, पहले से बना सकते हो। ये बनता है आपका NH3 और प्लस H+ से। अब इनको अगर देखा जाए तो इन्हीं से बनता है हम लोग का NH4+, ठीक है। अगर आप इसको चाहो तो NH4+ को बना सकते हो कि N है आपका, यहाँ पर H है, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका H है, और इसका एक लोन पेयर होता है और इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है कुछ इस तरह से। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। हम लोग पहले यहाँ पे बना चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग पढ़े हुए हैं, नहीं तो उसके आधार पर ये हम लोग बना सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इसमें एक आता है कि अमोनियम आयन में आपको निकालना है परसेंटेज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कैरेक्टर। एक ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ देता है, परसेंटेज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो जब भी परसेंटेज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कैरेक्टर पूछे, नहीं तो उस केस में फॉर्मूला क्या लगाना है? उस केस में हमको लिखना है यहाँ पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो परसेंटेज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कैरेक्टर पूछ रहा है तो देखो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं? 1। नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स 1 2 3 और 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहां से आप काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये 25%। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो इस तरह से भी निकाला जाता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। या हम लोग कभी कभी यही फॉर्मूला दिया रहता है, परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर सिर्फ निकालना है, परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर। देखो जिसका निकालना है ना इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, जैसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कैरेक्टर, नहीं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का संख्या ऊपर और नीचे टोटल बॉन्ड का संख्या। अब इसमें क्या निकालना है? कोवैलेंट कैरेक्टर, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या ऊपर और नीचे टोटल बॉन्ड, नहीं तो परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर अगर निकालना होगा तो हम लोग फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे क्या? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 100। बोलो दिक्कत है? नहीं, चलो अब यहां से तुम अगर देखोगे तो इस मॉलिक्यूल के तुम निकाल रहे हो NH4+ के लिए, नहीं तो तुम निकाल सकते हो। तुम बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं इसमें? 3, नहीं तो यहाँ पे आप 3 रख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना करोगे? 100। तो यहाँ से 100 से कटेगा 25 बराबर कितना आ जाएगा? 75% इसमें आ जाएगा। नहीं तो कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें 75% और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें 25%। बोलो दिक्कत है? नहीं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लो हम एग्जांपल यहां से ले लिए, ध्यान से देखो, H3O+, क्या है ये हम लोग का? हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। अब इसमें पूछ दिया नहीं कि भाई आपको निकालना है परसेंटेज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कैरेक्टर, परसेंटेज कोऑर्डिनेट
कोवैलेंट कैरेक्टर। ध्यान रखना है, परसेंटेज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कैरेक्टर आपको निकालना है। तो क्या करोगे आप इसमें, नहीं H3O प्लस को पहले याद करो, याद है H2O प्लस H प्लस से बनता था, नहीं बनता था। अगर तुम बनाओगे इसमें तो O के साथ एक H, O के साथ एक H, इसके पास दो लोन पेयर होता था, नहीं यहां पर एक H प्लस, तो यही लोन पेयर जो था वो एक कोऑर्डिनेट बनाता था, याद है कुछ इस तरह से हम लोग का बनता था, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग का बना हाइड्रोनियम आयन। अब इसका निकालना है तो निकाल लो आसान से, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है भाई, एक, और नंबर ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाई कितना आ गया, सॉरी 33%, 0% क्या आएगा, 1/3 थोड़ी ना करना है, कितना आएगा लगभग 33% के आसपास में आएगा। नहीं सेम एज अगर हमको बोल दिया परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर निकालो, परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर अगर निकालो, नहीं तो हम लोग ऊपर क्या रखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कय गो है, दो गो, तो कोवैलेंट बॉन्ड दो गो रखो, और टोटल बॉन्ड कय गो है, तीन, मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे 100, नहीं काट सकते हो, ये आ जाएगा हम लोग का 33 दूना 66, नहीं 66% के आसपास में आ जाएगा वैल्यू। हाँ ये कोवैलेंट गुण इसमें ज्यादा है, हाँ लेकिन ओवरऑल ये जो कंपाउंड होगा ना H3O प्लस, अगर देखो ऐसा कभी कभी आता है, ध्यान रखना है, अगर ऐसा हम लोग का आ जाएगा, कोई से IIT में एक पूछा हुआ है, आपके कंपनी में पूछता है NH4Cl माइनस, ये कैसा कंपाउंड है, नहीं तो ये कंपाउंड आयनिक है, ये कंपाउंड क्या है, आयनिक है, क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच बना हुआ है, नहीं बस मेरा अब आपसे सिर्फ NH4 प्लस पूछा था, सिर्फ H3O प्लस पूछा था, उसे कोई माइनस चार्ज चिपकाया नहीं था, अगर माइनस चार्ज चिपका दिया तब वो ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाएगा, आयनिक, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच का अट्रैक्शन सीधे आयनिक, नहीं और अगर प्लस माइनस नहीं किया, इसको अलग कर दिया, अब इसके बारे में पूछ रहा है, नहीं तो ये क्या होगा, तो ये तो कोवैलेंट ही कंपाउंड होगा, नहीं क्योंकि नाइट्रोजन भी नॉन मेटल और हाइड्रोजन भी क्या है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है, तो यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें दिक्कत है किसी को, नहीं तो दो तरह का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, एक होता है डाइपोल मोमेंट के आधार पर जो आपको हम बताए, नहीं और एक होता है कि डायरेक्टली कोई मॉलिक्यूल आपको दे देता है, नहीं और उसमें पूछता है कि आपको कोवैलेंट कैरेक्टर बताओ। तो ओवरऑल हमको लग रहा है समझ में आया होगा, नहीं बन जाएगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाइए अब, चलिए एक मॉलिक्यूल हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा समझ लें, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नहीं ठीक है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, देखो तीन, 3 का मतलब इतना तो आप लोग आता है इंग्लिश क्या, सेंटर्ड मतलब केंद्र, किसी भी परमाणु का जो केंद्र होता है वो कौन होता है, नाभिक, परमाणु का केंद्र कौन होता है, नाभिक, तो यहाँ पर 3 सेंटर्ड करने का मतलब है 3 नाभिक, ठीक है ध्यान रखना है 3 नाभिक, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, नहीं तो 3 नाभिक के बीच में एक बॉन्ड बना, यानी 3 एटम, ये 3 एटम है देख लो, ये 3 एटम है और इन 3 एटम के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड नहीं यानी कि पार्शियल बॉन्ड बनेगा है? बीच में नहीं बनेगा बात समझ में आ रहा है, तो ये 3 न्यूक्लियस के बीच में आपको एक बॉन्ड बनेगा, नहीं और इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते थे पहले कि अगर 2 न्यूक्लियस है, नहीं यानी कि 2 एटम है, और अगर 2 एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड बन रहा है, नहीं 2 एटम यानी कि 2 न्यूक्लियस के बीच में अगर एक बॉन्ड बन रहा है, तो इस एक बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम लोग क्या पढ़ते थे पहले सोच लो, अभी तक क्या पढ़े हुए हैं, 2 सेंटर, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नहीं हम लोग पढ़ते थे, हम लोग अभी तक पढ़ते थे 2 सेंटर्ड यानी कि 2 एटम या 2 न्यूक्लियस, नहीं और एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं अभी तक हम लोग, हम भी हैं उसमें, नहीं अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स,
अभी तक हम लोग 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो अब ये नया आ गया 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ठीक है। तो थोड़ा पहले इसके बारे में सोचते हैं। चलो जैसे हम लोग कोई बोलता है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हम यहाँ से ले लिए सिंपल सा B2H6, ये मॉलिक्यूल लिखा रहता है, किसी को एग्जाम्पल में देता है नहीं, तो B2H6 का अगर हमको स्ट्रक्चर लिखना हुआ तो देखो, तो हम लिख सकते थे कि बोरोन कय गो है, 2 गो है, हाइड्रोजन कय गो है, 6 गो। तो देखो तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। हम लोग जानते हैं एक बॉन्ड हाइड्रोजन कय बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड। तो नहीं हम लोग यहाँ पे बॉन्ड खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, बोल दिक्कत है नहीं। तो B2H6 का हम ये जो स्ट्रक्चर खींचे, इस स्ट्रक्चर में किसी भी विद्यार्थी को आपत्ति है क्या? बोरोन 3 ही बॉन्ड बनाता है, अच्छा बोरोन के पास अनपेयर 3 होते हैं, नहीं तो इसका मतलब स्ट्रक्चर गलत है, ध्यान रखना है। नहीं तो ये स्ट्रक्चर जो हम लोग खींचे स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। लेकिन B2H6 जो है ये नेचर में एग्जिस्ट करता है भाई, एग्जिस्ट इन नेचर, प्रकृति में पाया जाता है। तो अगर इस रूप में नहीं पाया जाता है तो किस रूप में पाया जाता है, सवाल ये आया, बस में आ रहा है। B2H6 नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो अगर ये स्ट्रक्चर गलत है तो इसका स्ट्रक्चर है क्या, सवाल ये आया नहीं। चलो समझने की कोशिश करो। तो होता क्या है कि बोरोन ये हो गया, नहीं हम लोग पहले यहां पर देख लें। B2H6 जो है, B2H6 में जो बोरोन है इसका जब हाइब्रिडाइजेशन चेक किया जाता है तो वो आता है sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3 आता है। अच्छा sp3 में थोड़ा देखो तो ध्यान से, कितने ऑर्बिटल हैं, 1 गो ए 3 गो पी, कितने ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल भाग लिए हैं। नहीं तो आपको पता है ना कि जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जानते हैं आप? नहीं तो अगर 4 ऑर्बिटल हमारे पास हैं तो यहां से 4 sp3 का फॉर्मेशन हमारे पास होगा, 1 sp3, 2 sp3, नहीं 3 sp3 और 4 sp3, ध्यान रखना है। नहीं यानी कि हम लोगों का जो बोरोन है इसके पास 4 गो sp3 है। चलो भाई बोरोन के पास 4 गो sp3, थोड़ा अरेंज करते हैं, ऐसे ही हम लोग बनाते हैं, 1 sp3, 2 sp3, ये आ गया 3 sp3 और ये आ गया चौथा sp3, 4 sp3 आ गया। नहीं अच्छा बोरोन के बारे में चर्चा करें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर सबको पता है कि 9 होता है, 5 होता है, बताइए ना, मेरा ही सब गबड़ा गया है, 5 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अगर तो 1s2, 2s2 और 2p1 यही होगा। नहीं 2s के लिए हम लोग एक डब्बा बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, और p के लिए डब्बा 3 बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन 1 है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप किया तो 2s में कय गो आ गया, 1 गो, और 2p में कय गो आ गया, अनपेयर्ड कय गो हो गया, बॉन्ड कय गो, सिंपल है। नहीं चलो एक एक अनपेयर्ड सब में डाल देते हैं। देखो तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड डाल दिए, एक अनपेयर्ड यहाँ डाल दिए और एक अनपेयर्ड यहाँ डाल दिए। बोलो एक बोरोन की कहानी समझ में आ रही है? नहीं अब दूसरे बोरोन को यहाँ पे लिखते हैं भाई, देखो ध्यान से, इस बोरोन के पास भी 4 गो ऑर्बिटल, 1 2 3 और ये 4 लिख दिए। नहीं इसके पास भी अनपेयर्ड कय गो होगा, 3 गो, इसको भी तुम अरेंज कर दिए, 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, ठीक है। अब तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को लेके आओ। नहीं तो हाइड्रोजन यहाँ पर आया, देख लो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, तो इसका एक बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना लिया। ये कौन है तुम्हारा, चलो यहाँ पे लाओ, ठीक है। बोल दिक्कत है, किसी को दिक्कत तो बोलना, बोलो दिक्कत है, जहां पर दिक्कत होगा वहीं पे रोक देना है, बोलो दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। नहीं अब क्या बचा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन तो आ गए। नहीं अब 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। नहीं तो ये जो हाइड्रोजन एक यहाँ पे बचा हुआ है, नहीं वो अब चला इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। नहीं तो इसके पास ये बॉन्ड बनाने के लिए नजदीक आते गया आते गया आते गया, जैसे ही ये इसके नजदीक आया, नहीं इसको दिखाई दिया कि ये कह रहा है कि हम खाली हैं, तो मतलब मेरा पार घाट नहीं लगेगा भाई, हमको भी साथ में लेके चलिए, नहीं हमको भी बॉन्ड में इन्वॉल्व कर लीजिए, काहे हमको छोड़ रहे हैं लोग। नहीं तो ये हाइड्रोजन और ये बोरोन का ये ऑर्बिटल मिलके इसका मदद करते हैं, देख रहे हो। अब ध्यान से देखो सेंटर कय गो हो गया, एक सेंटर बोरोन, एक सेंटर हाइड्रोजन, एक सेंटर बोरोन, सेंटर कय गो हो गया, 3 गो, 1
दो, तीन सेंटर। इन तीन सेंटर के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? दो इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। क्या चीज पांच हुआ? हाँ, तो अभी ऐसा नहीं ना होता है, हम लोग के अंदर बेईमानी है, लेकिन जो एटम्स होते हैं ना बेईमानी नहीं करते हैं। देखिए ये बोरोन किसका मदद किया? इस बोरोन का। नहीं, तो अब बारी इसका है। नहीं, अब ये बोरोन इस बोरोन का हेल्प करेगा। नहीं, तो अब कौन सा हाइड्रोजन आया? फिर एक और हाइड्रोजन आएगा। समझ में आया? नहीं, तो यहां पर अब क्या हुआ? ये जो हाइड्रोजन था आपका, ये हाइड्रोजन क्या किया? इस बोरोन के इलेक्ट्रॉन को लिया और इसको भी कंबाइन कर लिया। नहीं, यानी ये तीनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर लिए। बस में आ रहा है? ठीक है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहां पर तीन एटम हैं, एक दो तीन, लेकिन बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से ही बना है। तो क्या ये कंप्लीट बॉन्ड होगा? नहीं, ये पार्शियल बॉन्ड हो जाएगा। नहीं, ये पार्शियल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का B2H6 नेचर में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना है। तो एक्चुअली हम लोग देखें तो ये हो गया आपका बोरोन, ये हो गया आपका बोरोन, आप समझते हो, ये हो गया कंप्लीट बॉन्ड, ये हो गया कंप्लीट बॉन्ड। नहीं, यहां पे आओ, ये हो गया कंप्लीट बॉन्ड, कंप्लीट बॉन्ड। अब यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पे एक हाइड्रोजन। बोलो, समझ में आया? नहीं, बिल्कुल कंप्लीट sp3 ही होगा, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं ना कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या है कि बोरोन का एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, और इस बॉन्ड को जो पार्शियल आप गिन रहे हो, नहीं, यहाँ पर एक बॉन्ड दो बॉन्ड हो रहा है ना हम लोग का, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, और ये एक पार्शियल बॉन्ड को भी कंप्लीट बॉन्ड गिना जाता है, और इस पार्शियल बॉन्ड को भी क्या गिनते हैं? कंप्लीट बॉन्ड, क्योंकि इसके चारों ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब चारों ऑर्बिटल भाग लेंगे तो निश्चित रूप से हाइब्रिडेशन हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? sp3 लिखना पड़ेगा। है? इसके शेप का नाम, इसका बनाना बॉन्ड था, शेप इसी फॉर्म में आता है, और ये बनाना बॉन्ड यानी कि कुछ इस तरह से दिखता है ये। कुछ देखने में इस टाइप का लगता है ये, नहीं, तो इसके बॉन्ड जो है वो बनाना की तरह लगते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? बनाना बॉन्ड कहा जाता है। नहीं, B2H6 से पूछा जाता है कि बनाना बॉन्ड किस में एग्जिस्ट करते हैं? किस में एग्जिस्ट करते हैं? B2H6 में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ सर। है? सेंट्रल एटम बोरोन ही है। हाँ, हम बोले थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखिए, एक सेंटर, दो सेंटर, तीन सेंटर, यानी तीन एटम। थ्री सेंटर्ड का मतलब तीन एटम। नहीं, और इनके बीच जो बॉन्ड बना है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? दो इलेक्ट्रॉन से। क्या पड़ा है इसका? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सेम एज यहां देखिए, एक सेंटर, दो सेंटर और एक तीन सेंटर, तो थ्री सेंटर्ड और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बन रहे हैं। हाँ सर, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है एकदम सफा उसके गहराई में नहीं उतर जाना है। क्या? बिल्कुल, क्योंकि हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन तो पहले लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, पहला बात। नहीं, और हाइब्रिडाइजेशन हम लिखते हैं कि ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन ओवरलैपिंग। हाउ मेनी ऑर्बिटल, यानी कितने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग ले रहे हैं, ये बताइए। तो B2H6 का स्ट्रक्चर पहले देखा गया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड किया गया। नहीं, पहले एक्सपेरिमेंट फिर थ्योरी। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होता है कि पहले आप हाइब्रिडाइजेशन पहले आप बता दिया हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, देख लीजिए, ऐसा नहीं होता है। नहीं, पहले B2H6 के स्ट्रक्चर को देखा गया, उसके आधार पर कहा गया कि अच्छा इसके चार ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। नहीं, तो अगर चार ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निश्चित रूप से sp3 होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। चलिए, तो उसी B2H6 को यहाँ पर फिगर बनाया गया है, नहीं, जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सब बॉन्ड एंगल टाइप का सब लिखा हुआ है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, मतलब नहीं ध्यान रखना है, बस मेरा है, क्योंकि याद नहीं रहता है। ये कौन याद रखेगा? ये बस समझाने के लिए दिखा हुआ है कि भाई बॉन्ड एंगल आप देख लीजिएगा, बॉन्ड लेंथ देख लीजिएगा। नहीं, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं कितना है? 1.19 एंगस्ट्रॉम है, और यहाँ पर डॉटेड बॉन्ड क्या हो गया? बड़ा नहीं हो गया है? 1.23 एंगस्ट्रॉम, बस मेरा है। तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड का वैल्यू क्या हो गया? बॉन्ड की लंबाई का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। ये बॉन्ड छोटा है, ये बॉन्ड क्या है? बड़ा है, तो पार्शियल बॉन्ड तो लंबे होंगे ही। नहीं, बस मेरा है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया,
नहीं, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। बोलिए काहे नहीं टूट जाएगा सर, आदमी तो कुछ ही चीज को तोड़ सकता है। नहीं, तोड़ क्यों नहीं सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, इतना में दिक्कत है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।